हेलो स्टूडेंट्स, उत्तराखंड के कल्चर में पेंटिंग हम डिस्कस कर रहे थे और मौलाराम तोमर को डिस्कस करने के बाद आज मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं उत्तराखंड में मौलाराम तोमर के बाद आए हुए पेंटर्स को। तो टॉपिक का नाम है लेटर पेंटर्स ऑफ गढ़वाल स्टाइल ऑफ पेंटिंग। ठीक है, यानी मौलाराम तोमर के बाद जो आपका क्या है, परवर्ती हमारे पास क्या है, चित्रकार आए। मैं उनके बारे में बात कर रहा हूं। केवल नाम लिखे हैं, आपको नाम पे ही जाना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो यहाँ पे मौलाराम तोमर के बाद मौलाराम तोमर का बेटा आया ज्वालाराम। ठीक है, ज्वालाराम के बाद आया शिवराम, शिवराम के बाद आया आत्माराम, उसके बाद आया तेजराम। ये बच्चों वो आपके पर्सन थे जो पेंटिंग तो कर रहे हैं, लेकिन ये वो उस पीक पे नहीं पहुंचा पाए उस पेंटिंग को जिस पे मौलाराम तोमर पहुंचा पाया था, है ना। तो इसकी वजह से अगर मैं गढ़वाल स्टाइल ऑफ पेंटिंग की बात करता हूं तो गढ़वाल स्टाइल ऑफ पेंटिंग को बेसिकली बेटर आपका फ्रेम में जो आपका किसने बनाया था, मौलाराम तोमर ने बनाया था। वहां तक गढ़वाल स्टाइल ऑफ पेंटिंग नहीं जा पाई, जिसकी वजह से गढ़वाल स्टाइल ऑफ पेंटिंग का डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। ठीक है, उनका पतन होना स्टार्ट हो गया। अगर यहाँ पे हम बात करते हैं तो ज्वालाराम बेसिकली आपका कौन था, मौलाराम तोमर का सन था। अब सोचो कि मौलाराम तोमर एक ऐसा पर्सन था जो कोर्ट में रहते हुए पेंटिंग कर रहा था, लेकिन यहाँ पे सोचो कि मौलाराम तोमर का जो बेटा है जिसका नाम ज्वालाराम है, वो कहाँ कर रहा है, वो ब्रिटिशर्स के साथ आपका बेसिकली क्या कर रहा है, काम कर रहा है। हेनरी रेमजे का नाम सुना होगा तुमने, हेनरी रेमजे के कोर्ट में आपका एज अ क्लर्क काम कर रहा है। दूसरी अगर मैं कंडीशन का बात करता हूं तो यहाँ पे आपका इस स्टाइल का जो लास्ट पेंटर दिखाई देता है वो आपका तुलसीराम दिखाई देता है, बट ही वाज नॉट अ गुड पेंटर, वो एक अच्छा पेंटर नहीं था। ये बेसिक आपका हमारे पास है। तो मे भी आपसे ये पूछ ले कि हु वाज द आपका पेंटर, ठीक है, जो सन था किसका, मौलाराम तोमर का, जिसने आपका कहां काम किया, हेनरी रेमजे के साथ आपका काम किया कुमाऊं में, वो कौन था, वो आपका ज्वालाराम था। एक ही क्वेश्चन पूछ सकता है। अब आते हैं यहाँ पर नेक्स्ट पे, आप लोगों से पूछता हूं मैं, ठीक है, कि जो गढ़वाल स्टाइल ऑफ पेंटिंग थी उसके डिक्लाइन के पीछे क्या रीजन रहेंगे, उसके पतन के पीछे क्या रीजन रहेंगे, आपसे स्टार्ट करते हैं। व्हाट आर द बेसिक रीजंस बिहाइंड द आपका डिक्लाइन ऑफ गढ़वाल स्टाइल ऑफ पेंटिंग। कोई एक पॉइंट बताओ, बस सारे पॉइंट नहीं बताने, कोई एक पॉइंट जो आपको लगता है कि जो ऑथेंटिक है। जोर से बोलो। अच्छा एक चीज बताओ, मैं कुछ किंग्स के नाम लूंगा परमार एम्पायर के। आपने नाम सुना होगा प्रदीप शाह, आपने नाम सुना होगा ललित शाह, आपने नाम सुना होगा प्रद्युम्न शाह। ये वो, और एक था जयकृति शाह। ये वो किंग थे जिनके पास आपका एक बड़ी आर्मी थी, जिनकी इकोनॉमिक कंडीशन बेटर थी। और जब इनकी इकोनॉमिक कंडीशन बेटर थी तो इन्होंने बेसिकली अपने कोर्ट में रॉयल प्रोटेक्शन दिया था, किसको, पेंटर्स को। पेंटिंग के लिए स्पेशल बजट आ रहा था। लेकिन जब आपका सुदर्शन शाह का टेन्योर शुरू हुआ तो सुदर्शन शाह वाज द रूलर, जो कि परमार डायनेस्टी का रूलर तो था, लेकिन एक छोटी सी स्टेट पे आपका रूल कर रहा है जिसका नाम था टिहरी प्रिंस स्टेट। तो इसका मतलब है पेंटिंग को मिलने वाला जो प्रोटेक्शन था, पेंटिंग को मिलने वाला आपको जो बेसिकली रॉयल असिस्टेंस थी वो कम हो गई। तो जब आपका पेंटिंग को संरक्षण ही नहीं मिला तो डेफिनेटली गढ़वाल स्टाइल ऑफ पेंटिंग का तो डिक्लाइन होना ही था ना। तो एक तो कारण ये हो गया कि लेटर फेज में जो आपका किंग्स आए, जो ब्रिटिशर्स आए या गोरखाज आए, उन्होंने पेंटिंग को क्या नहीं दिया, रॉयल प्रोटेक्शन नहीं दिया होगा, राजकीय संरक्षण नहीं दिया होगा। इसको समझो आप यहाँ पे, पहले इसको मैं बाद में लिखाता हूँ आपको। यहाँ मैंने यहाँ पे शायद वो स्लाइड ही नहीं रखी है, एक सेकंड रुकना है, पीछे शायद मैंने दी हो, नहीं निकाल दी मैंने, चलो सुन लो। तो पहला पॉइंट हमने बताया कि उनको क्या नहीं मिला, राजकीय संरक्षण नहीं मिला, रॉयल प्रोटेक्शन नहीं मिला। और क्या हो सकता है, इसका मतलब क्या है, आपका मौलाराम तोमर के बाद आने वाले जो आपका उसके डिसेंडेंट्स थे, उसके जो वंशज थे, दे आर नॉट गुड पेंटर्स। ठीक है, यही रीजन था कि आपका वो पेंटिंग की तरफ आपका क्या नहीं कर पाए, वर्क नहीं कर पाए, इसकी वजह से उनका डिक्लाइन हो गया। और क्या हो सकता है, गोरखास का अटैक, ब्रिटिशर्स का अटैक, गाइडेंस, मौलाराम तोमर अपनी आर्ट को अपने डिसेंडेंट को ट्रांसफर नहीं कर पाया प्रॉपरली। और एक और माइथोलॉजी कल आपका जो है हमारे पास क्या है, आपका चीज निकल के आती है, एक मिथ ही है। ठीक है, हमारे यहाँ भ्रम बहुत जल्दी फैलते हैं ना, तो कहते हैं कि मौलाराम तोमर का बेटा जो ज्वालाराम था ना, उस ज्वालाराम के बाद कुछ आपके जो नाम मैंने लिए, तुलसीराम वगैरह, ठीक है, अजब राम जैसे जो लोग थे, इनके बारे में कहते हैं कि दे आर मेंटली रिटार्डेड। वो आपके क्या थे, वो मानसिक रूप से अपना संतुलन खो बैठे।
तो लोगों ने आपका क्या बनाया, आपका यहाँ पर एक आपका कारण कि जो पेंटर्स होते हैं वो अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं। तो जब पेंटर्स अपना मानसिक संतुलन खो देते हैं, तो अगर मैं कहूं कि पेंटिंग करने से मेरा मानसिक संतुलन खो रहा है, तो क्या मैं पेंटिंग करूंगा? मैं नहीं करूंगा। तो अगर मैं मेंटली रिटार्डेड हो रहा हूं, मेंटली में डिस्टर्ब हो रहा हूं, तो मैंने पेंटिंग करना छोड़ दिया। यही रीजन थे कि गढ़वाल स्टाइल ऑफ पेंटिंग का डिक्लाइन होता हुआ हमें दिखाई दे रहा है। तो देर आर आपका 3-4 मेन रीजन जो मैंने आपको बताए, और इन्हीं रीजन के बाद अब मैं आपको जो नेक्स्ट स्लाइड में लेके आ रहा हूं, वो और एक इंपॉर्टेंट स्लाइड निकल के आती है। मैं एक पर्सन को ला रहा हूं यहाँ पर, जो इस खोई हुई आर्ट को जो है बेसिकली क्या करेगा, यहाँ पर फेमस करने का काम करेगा। भाई मौलाराम तोमर चला गया, उसके डिसेंडेंट चले गए, है ना, उसके आपका बाद आने वाले पेंटर्स चले गए, तो अब हमें पता कैसे चलेगा कि ये महान पेंटर था, ये पावरफुल पेंटर था? ठीक है, तो यहाँ पे हम एक पर्सन की बात कर रहे हैं जिसका नाम है बैरिस्टर मुकुंदी लाल। आपने नाम भी सुना होगा। बैरिस्टर मुकुंदी लाल की अगर मैं बात करूं, तो किसी को पता है बैरिस्टर मुकुंदी लाल के बारे में? आपको कुछ आइडिया है? नहीं पता है? कोई बताएगा मेरे को? यहाँ से बताइए। अब ये मत बोल देना सर बैरिस्टर था। हाँ, एक फ्रीडम फाइटर थे, गुड। एक फ्रीडम फाइटर थे, गुड, एक पॉइंट। जैसे मैंने मौलाराम तोमर के लिए कहा था ना कि मौलाराम तोमर इज अ मैन ऑफ मैनी टैलेंट्स, बहुमुखी प्रतिभा का धनी था आपका मौलाराम तोमर। उसी तरह से अगर मैं बैरिस्टर मुकुंदी लाल को देखूं, तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल के लिए भी मैं यही वर्ड यूज कर सकता हूं, अ मैन ऑफ मैनी टैलेंट्स। एक बहुमुखी प्रतिभा का धनी व्यक्ति कैसे? आपने कहा क्या था? बैरिस्टर था, या फिर आपका क्या था? लॉयर था, वकील था, एक पॉइंट। और एक फ्रीडम फाइटर था, दो। तीसरा एक और फेमस राइटर था। एक बहुत फेमस आपका क्या था? हंटर था। एक बहुत फेमस आपका बर्ड वॉचर था। ठीक है, एक बहुत फेमस आपका हमारे पास अगर देखेंगे तो क्रिटिक था, समालोचक जिसको हम कहते हैं। और एक आपका बहुत फेमस आपका जज भी रहा। सोचो, इलाहाबाद हाई कोर्ट में एज अ लॉयर बैरिस्टर काम करने के बाद टिहरी की प्रिंसली स्टेट में, टिहरी की रियासत में इसने एज अ जज भी काम किया। केवल यहीं तक था? नहीं, इससे आगे लेके जाता हूं। और इससे आगे अगर लेके जाता हूं तो डेफिनेटली ये जो बैरिस्टर मुकुंदी लाल है, इस बैरिस्टर मुकुंदी लाल को अब स्टडी करनी है। मैंने कहा ना क्रिटिक था, समालोचक था, तो इसने मौलाराम तोमर पे स्टडी करनी स्टार्ट की। मौलाराम तोमर पे जब स्टडी करना स्टार्ट करेगा, तो मौलाराम तोमर की स्टडी स्टार्ट करते हुए अब कहीं ना कहीं मौलाराम तोमर की जो पेंटिंग्स थी उनको आपका क्या करेगा, वो आपका सर्च करेगा। उनको सर्च करने के बाद बेसिकली गढ़वाल स्टाइल ऑफ पेंटिंग के बारे में उसको पता चलेगा। तो इसका मतलब है कि ये जो मौलाराम तोमर है, ये एक ऐसा पेंटर है जिसने आपका गढ़वाल स्टाइल ऑफ पेंटिंग के रिवाइवल में मदद की, उसको खोजने में मदद की, और उसको खोजते हुए फिर आपका उसने मौलाराम तोमर को वर्ल्ड फेमस कर दिया। क्यों? क्योंकि खोई हुई आपका पर्सनैलिटी थी, उस पर्सनैलिटी को उसने अपनी बुक्स के थ्रू आपका क्या कर दिया, फेमस कर दिया। द वैली ऑफ फ्लावर्स पहले भी थी, ठीक है, लेकिन एक बुक के आने के बाद फेमस हो गई। तो अब ये जो बैरिस्टर मुकुंदी लाल है, इस बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने क्या किया, इस बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने मौलाराम तोमर पे कुछ किताबें लिख दी। जैसे एक बुक लिखी उसने गढ़वाल पेंटिंग्स। क्या लिखी? गढ़वाल पेंटिंग्स। हमारे पास गढ़वाल स्टाइल ऑफ पेंटिंग थी, उसके बारे में लिखा, उसमें मौलाराम तोमर के बारे में लिखा होगा। एक उसने लिख लिया गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, ये तो स्कूल का ही नाम था। उस स्कूल के नाम पे उसने एक किताब खोल दी जिसका नाम था आपका गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग। और एक आपका उसने मौलाराम तोमर पे लिखा सम नोट्स ऑन मौलाराम तोमर। तो ये मौलाराम तोमर पे लिखी हुई इसकी किताबें हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं मौलाराम तोमर को भी फेम मिल गई। मौलाराम तोमर आपका जो है बेसिकली वर्ल्ड फेमस हो गया। तो यहाँ पे यही आपका लिखा हुआ है। देखो, लॉयर था, राइटर था, आर्ट लवर था, फ्रीडम फाइटर था, एक पॉलिटिशियन था। ठीक है, मैंने कहा ये आपका वर्क करता है इलाहाबाद हाई कोर्ट में एज अ लॉयर, और लेटर आपका फेज में आपका क्या कर रहा है, ये टिहरी जो हाई कोर्ट है उसमें एज अ जज भी काम कर रहा है ना। यहाँ पे बर्थ अगर देखेंगे तो 1885 और 1982 में इनकी डेथ हो रही है। तो 1885 को कैसे याद रखोगे? 1885 में कांग्रेस की फाउंडेशन भी तो पड़ी है। 1885 में बर्थ हुआ, ठीक है, चमोली में, और 1982 में इनकी डेथ हो गई। तो ये जो मौलाराम तोमर है, इस मौलाराम तोमर को आपको ध्यान रखना है। बैरिस्टर सॉरी, ये बैरिस्टर जो मुकुंदी लाल है, इस बैरिस्टर मुकुंदी लाल को आपको ध्यान रखना है कि ही वाज द की पर्सन जिसने मौलाराम तोमर पे आपका बहुत वर्क किया, गढ़वाल स्टाइल ऑफ पेंटिंग पे बहुत वर्क किया। और इस आर्ट को आज भी हम अगर पढ़ पा रहे हैं तो शायद उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन बैरिस्टर मुकुंदी लाल है। बैरिस्टर मुकुंदी लाल का मैंने एक और छोटा सा इंपॉर्टेंट आपका फैक्ट है जो आपको नहीं बताया, ये मेरे को बताएगा नवीन। बैरिस्टर था, लॉयर था, तो किसी का केस लड़ा होगा इसने। चंद्र सिंह गढ़वाली का नाम सुना है? वीरचंद सिंह गढ़वाली। तो वीरचंद सिंह गढ़वाली को हम क्या कहते हैं? पेशावर इंसिडेंट का हीरो कहते हैं। पेशावर इंसिडेंट कब हुआ था? 1930 में, है ना। और डेट बता सकते हो? हाँ भाई, कब हुआ था?
23 अप्रैल 1930। ठीक है, तो ये जो आपका हमारे पास बैरिस्टर मुकुंदी लाल है, इस बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने पेशावर इंसिडेंट के हीरो जिसका नाम क्या बताया, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, वीर चंद्र सिंह भंडारी, उनका केस लड़ा। अब आप बोलोगे सर केस क्यों लड़ा? एक्चुअली क्या हुआ, 1930 का जो ये इंसिडेंट है, 1930 का जो ये इंसिडेंट निकल के आता है ना, पेशावर। कहाँ है पेशावर? पाकिस्तान। पेशावर पाकिस्तान में ब्रिटिशर्स ने जो वहां के क्या थे, पठान्स थे, है ना, वो इंडिया के फेवर में आपका काम कर रहे थे। 1930 का टाइम पीरियड जब हम ब्रिटिशर्स के सुपरविजन में काम कर रहे हैं, तो हम लोग बेसिकली फ्रीडम के लिए आपका क्या कर रहे थे, आपका यहाँ पर अपनी पब्लिक गैदरिंग कर रहे हैं। तो जो पेशावर के पठान्स हैं, इन पठान्स ने बेसिकली इंडिया के फेवर में वर्क किया। उस टाइम तो पेशावर इंडिया का पार्ट था। तो अब पेशावर के जो पठान्स हैं, ये बेसिकली आपका नेशन के लिए वर्क कर रहे हैं, कंट्री के लिए वर्क कर रहे हैं। ब्रिटिशर्स को ये पसंद नहीं आ रहा है। यही रीजन है कि अब आपका ब्रिटिशर्स का एक कमांडर जिसका नाम था रिकेट या रिकेट, इसने गढ़वाल राइफल्स की एक बैटेलियन थी, जिस बैटेलियन का नाम था 2/18। ठीक है, गढ़वाल राइफल्स का आपका पार्ट है 2/18। उस 2/18 का एक आपका पर्सन जिसका नाम क्या था, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, इसकी बैटेलियन आपका पेशावर पहुंच गई। इनको पेशावर बुलाया गया, और पेशावर बुलाने के बाद सोचो, ये जो लोग वेपनलेस थे, जो बेसिकली पीसफुल मार्च कर रहे थे, रिकेट ने यहाँ पे एक ऑर्डर पास कर दिया कि इन पे फायरिंग कर दो। बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने बेसिकली उसी पर्सन को बचाने का काम किया। किसको? उस आपका वीर चंद्र सिंह गढ़वाली को, जिनको ऑर्डर दिया गया था कि इन पठानों पे गोलियां चला दो। तो ही रिफ्यूज द ऑर्डर। रिकेट के उस ऑर्डर को वो वीर चंद्र सिंह गढ़वाली ने रिफ्यूज कर दिया, और उसने क्या वर्ड यूज किया वहां पे, वी आर इन द आर्मी फॉर द शेक ऑफ अवर नेशन, फॉर द आपका प्रोटेक्शन ऑफ अवर नेशन, फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ अवर मदरलैंड। ठीक है, नॉट फॉर, ठीक है, किलिंग अवर ब्रदर्स, अपने भाइयों की हत्या के लिए नहीं, हम देश की अपनी माता की रक्षा के लिए इस आपका आर्मी में है। यही रीजन है कि अब आपका कहीं ना कहीं कोर्ट मार्शल हो गया, और कोर्ट मार्शल होने के बाद ये जो पूरी बैटेलियन थी 2/18, इसको कोर्ट मार्शल करने के बाद ये जो पर्सन था वीर चंद्र सिंह गढ़वाली भंडारी, इनको आपका पनिशमेंट दी गई हैंग टिल डेथ की, यानी फांसी की सजा दे दी। और इनको पाकिस्तान की एबटाबाद का नाम सुना होगा तुमने, जहां पे आपका बेसिकली ओसामा बिन लादेन का भी आपका बेसिकली एनकाउंटर हुआ था, वहां की जेल में रख दिया। उसके बाद इनका केस लड़ा था इसी बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने, और उनकी हैंग टिल डेथ की जो आपका पनिशमेंट थी, उसको आपका लाइफ टाइम इंप्रिजनमेंट में, यानी बेसिकली किसमें, जो आजीवन कारावास होता है, उसमें कन्वर्ट करवा दिया था। ये आपको ध्यान में रख लेना है बैरिस्टर मुकुंदी लाल को लेके। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है, इसको बिल्कुल नहीं भूलोगे आप लोग। ठीक है, तो पहले इस सब टॉपिक को हम पूरा कर लेते हैं, उसके बाद फिर आगे बढ़ाते हैं। यहां तक आपने लिख लिया था, आप लोग यहां से लिखोगे।